हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो ये इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज का इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रोज, इस चैप्टर को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका भी सब्जेक्ट हिंदी है और 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो ये चैप्टर 5 आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो क्लास 12th की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। इस चैनल के माध्यम से रोजाना शाम के 6:30 बजे आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, तो इस चैनल के साथ जरूर से जरूर जुड़ें। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज का इस सेशन को, ठीक है दोस्तों। तो देखने वाले हैं चैप्टर 5 रोज, जिसका लेखक की अगर बात करें तो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। ये चैप्टर 5 रोज कहानी के लेखक है ना। अगर बात करें रोज पाठ की विधा क्या है, तो याद रखेंगे रोज जो है ये पाठ की विधा है कहानी, है ना। क्या है? कहानी। लेखक कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। अगर बात करें सच्चिदानंद जी की जो है ना जन्म कब हुआ था, तो 1911 में और मृत्यु 1987 में। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का जन्म 1911 ईस्वी में और निधन हुआ था 1987 ईस्वी में। तो ये डेट को जो है ना आप सभी को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम जीवन परिचय की अगर बात करें, है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन जी की, तो हिंदी के आधुनिक साहित्य में प्रमुख स्थान रखने वाले साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी को, है ना, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कसाया नामक, है ना, कसिया नामक स्थान पर हुआ था। वैसे इनका मूल निवास जो है ना करतारपुर पंजाब था। अगर पूछा जाए कि सच्चिदानंद का जो है ना मूल निवासी कहाँ के थे, तो करतारपुर पंजाब के थे। जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश कसाय यानी कसिया नामक स्थान पर हुआ था। मूल निवास कहाँ के थे? तो मूल निवास करतारपुर पंजाब के थे, ठीक है। इनकी माता का नाम याद रखेंगे वयंती देवी, है ना। माता का नाम वयंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था, जो कि प्रसिद्ध पुरातात्विकता थे, है ना। तो याद रखेंगे कि सच्चिदानंद का जो है ना माता का नाम क्या था, तो वयंती देवी, पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री, ठीक है, याद रखना है। ये अज्ञे जी की जो है ना प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में घर पर ही हुई थी। तो याद रखना है कि अज्ञे जी की जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो याद रखें कि घर पर ही लखनऊ में हुई थी। और सन 1925 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक और सन 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर का एग्जाम यानी कि दिए थे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आगे जी जो है ना मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए थे, तो 1925 में। कौन सा विश्वविद्यालय? तो पंजाब विश्वविद्यालय से। और याद रखेंगे 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर पास किए थे। इसके उपरांत सन 1929 में फोरमैन कॉलेज लाहौर पंजाब से यानी कि क्या पंजाब से बीएससी किया और फिर लाहौर से एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध किया था, है ना। तो याद रखेंगे कि आगे जी जो है ना ये आगे जी जो है एमए कौन से सब्जेक्ट से, तो याद रखेंगे अंग्रेजी से किए थे। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने तथा गिरफ्तार हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आगे जी जो है ना मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए? 1925 में। कहाँ से? पंजाब विश्वविद्यालय से। और इंटर कब? तो 1927 मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और 1929 में फोरमैन कॉलेज लाहौर से, पंजाब से जो है ना बीएससी किए थे, है ना, पंजाब लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ से। और फिर लाहौर से एमए अंग्रेजी सब्जेक्ट से किए थे। लेकिन क्रांति का आंदोलन में जो है ना भाग लिए, जिसमें इन्होंने गिरफ्तार हो गए, जिसकी वजह से जो है ना इनकी पढ़ाई बीच में रुक गई थी, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इनकी जो है इनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था। ये सुंदर व गठीली शरीर के स्वामी थे। इनका स्वभाव एकांत प्रिय और अंतर्मुखी था
और अनुशासन प्रिय थे। गंभीर चिंतनशील और एवं भित्त यानी कि क्या तो मितभाषी व्यक्तित्व के स्वामी और अज्ञ जी अपने मौन तथा मित भाषण के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। ये जो है इनके यानी पिताजी का तबादला बार बार होते रहने के कारण इन्हें जो है ना पर्यटन के संस्कार बचपन से ही मिला था। इन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, है ना, उसके बाद फिर याद रखेंगे सभी संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, तमिल आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। तो याद रखेंगे कि आगे जी जो है ना कौन कौन सी भाषा जानते थे, तो संस्कृत जानते थे, अंग्रेजी जानते थे, फारसी जानते थे और तमिल भाषा का अच्छे जानकार थे, है ना। ये बागवानी, पर्यटन आदि के अलावा कई प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्ष थे। इन्होंने यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों के सहित यात्राएं भी की थी। तो आगे जी जो है ना इन्होंने कौन कौन सी जगह की यात्रा किए थे, तो याद रखेंगे इन्होंने जो है ना यूरोप में यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की यात्राएं की। आगे जी को साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, है ना, यानी कि मिला, ठीक है, और यूगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि जो है ना पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किए गए थे। तो याद रखना है कि आगे जी को जो है ना कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे, तो याद रखना है इस बात को कि आगे जी को जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार मिला था, है ना। देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में इन्हें विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। तो याद रखेंगे किस रूप में इन्हें देश यानी कि क्या देश विदेश के विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया था, तो विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में। और इन्होंने पत्रकारिता क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं आदि में कार्य भी किया। जैसे जो इन्होंने किस किस क्षेत्र में काम किए थे, तो याद रखेंगे जैसे सैनिक यानी कि आगरा, और विशाल भारत कोलकाता में, प्रतीक ये प्रयाग में, दिनमान दिल्ली में और नया प्रतीक दिल्ली में, उसके बाद नव भारत टाइम्स ये नई दिल्ली में, थॉट वाक एक्सप्रेस अंग्रेजी में संपादन। साहित्य के इस महान साधक का निधन 4 अप्रैल जो है ना सन 1987 ईस्वी को हुआ था। तो याद रखेंगे आगे जी का निधन कब हुआ था, है ना, तो निधन याद रखेंगे कि निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को जो है ना आगे जी का जो है क्या हो गया, तो निधन हो गया था। तो निधन को भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पे अगर नए हैं तो क्लास 12 की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर रचनाएं की बात करें तो आज्ञे जी अद्भुत जो है ना क्या, तो अद्भुत प्रतिभा के स्वामी थे। इन्होंने 10 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखना आरंभ किया था। वहीं बचपन में ही खेलने के उद्देश्य से इंद्र सभा नामक नाटक भी लिखे थे, ठीक है। तो याद रखेंगे कि आज्ञे जी जो है ना इंद्र सभा नाटक कब लिखे थे, तो बचपन में खेलने के उद्देश्य से जो है ना इन्होंने एक नाटक लिखा जिसका नाम था इंद्र सभा, ठीक है, इंद्र सभा। और याद रखेंगे कि 10 वर्ष की अवस्था से ही जो है ना कविता लिखना शुरू कर दिए थे। कितने वर्ष से, 10 वर्ष की अवस्था से। ये घर में एक हस्तलिखित पत्रिका, है ना, आनंद बंधु निकालते थे और इन्होंने सन 1924 से 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा। सन 1924 में ही इनकी पहली कहानी इलाहाबाद की स्कॉट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी और इसके बाद इन्होंने नियमित रूप से लेखन कार्य प्रारंभ कर दिए और इनकी जो है ना प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। अगर देखा जाए तो याद रखेंगे कि आगे जी जो है 10 वर्ष की अवस्था से कविता लिखना शुरू किए। बचपन में खेलने के उद्देश्य से इन्होंने एक नाटक लिखा था इसका जिसका नाम था इंद्र सभा। तो इंद्र सभा के रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे इंद्र सभा के रचनाकार जो है ना वो है अज्ञे जी, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे, ठीक है, ये लेखक है। 1924 में इनकी पहली कहानी इलाहाबाद की स्कॉट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी और इसके बाद इन्होंने नियमित रूप से लेखन कार्य जो है ना प्रारंभ कर दिए और इनकी रचनाएं जो है ना निम्नलिखित है जिसे हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं अज्ञे जी की, तो याद रखेंगे कहानी संकलन की बात करें तो याद रखना है क्या है, विपथगा, है ना, क्या है, विपथगा, विपथगा जयदोल, ये तेरी प्रतिरूप, छोड़ यानी छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती यानी क्या, लौटती पगडंडियां आदि जो है ना इनके द्वारा लिखी गई कहानी है, इनके द्वारा लिखी गई कहानी। एक है क्या विपथगा, दूसरा है जायदोल, तीसरा है ये तेरी प्रतिरूप, उसके बाद है छोड़ा हुआ रास्ता, उसके बाद लौटती पगडंडी। ये है इनके द्वारा लिखी गई कहानी संकलन। तो किसकी कहानी है, अज्ञे जी की जो है नाम पूरा क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे।
है ना। उपन्यास की अगर बात करें तो इन्होंने उपन्यास शेखर में एक जीवनी प्रथम भाग 1941 में और द्वितीय भाग 1944 में, नदी के दीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961 में, है ना, 1961 में, है ना, प्रकाशित। और नाटक की अगर बात करें तो उत्तर प्रियदर्शी 1967 में प्रकाशित हुआ था। तो याद रखना इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है ना। जो एक जीवनी जो ये प्रथम भाग 1941 में, द्वितीय भाग 1944 में, नदी के दीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961 में, और नाटक लिखे थे उत्तर प्रियदर्शी, है ना, उत्तर प्रियदर्शी जो कि 1967 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। कविता संकलन की बात करें तो है भग्नदूत, चिंता चिंता, और उसके बाद है क्या, इतिलम, हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद बावरा अहेरी, और आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, उसके बाद है सदनीरा, और ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये इनके द्वारा लिखी गई कविता है, ठीक है। तो कविताओं को याद रखेंगे, अग्निदूत है, उसके बाद चिंता है, उसके बाद इत्यलम, हाँ, उसके बाद फिर जो है क्या, तो हरी घास पर क्षण भर, उसके बाद है क्या, बावरा अहेरी, उसके बाद जो है क्या है, उसके बाद है आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये इनके द्वारा लिखी गई कविताएं हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, या तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे पॉइंट में, है ना। यात्रा साहित्य की अगर बात करें इनकी, तो यात्रा साहित्य में अरे यावव यानी कि क्या, अरे यावव यानी क्या है, अरे यायावर रहेगा याद। ये जो है ना इनकी यात्रा है ना, यात्रा साहित्य जो कि 1953 में प्रकाशित हुआ था। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में, है ना। एक बूंद सहसा उछली 1961 में प्रकाशित हुआ था। ये इनके द्वारा लिखी गई यात्रा साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद, ये पहला जो 1953 में। दूसरा है क्या, एक बूंद सहसा उछली 1961 में प्रकाशित। निबंध की अगर बात करें इनकी, तो त्रिशंकु, उसके बाद जो है आत्मनेपद, उसके बाद जो है ना अलवाल, उसके बाद जो अद्यतन, उसके बाद भवंती, अंतरा, उसके बाद जो है ना क्या, शाश्वती, उसके बाद जो है न संवत्सर आदि इनके द्वारा लिखे गए निबंध पाठ है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे इसे। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखेंगे इनके द्वारा जो लिखी गई कहानी है जिसका नाम है रोज, उस कहानी को सारांश को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोज की अगर पाठ की सारांश की बात करें कि इस कहानी में क्या कहा गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ जी जो है ना, यानी कि उन्होंने क्या लिखा है इस कहानी में, इसको देखने वाले। तो देखेंगे कहानी के पहले भाग में मालती, इसमें जो है ना एक महिला होती है जिसका नाम होता है, पहला किरदार निभाने वाली जिसका नाम है मालती, है ना, क्या नाम था, मालती। मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है ना, कोई भी उत्साह नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, तो बल्कि इसमें जो है ना क्या है, कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि का क्या है, तो कुशल क्षेम तक नहीं पूछती, पर पंखा अवश्य झलती है ना। उसकी प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्षों बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व बूझ सा गया है। अतिथि का आना उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। ऐसा जो है ना आज्ञा जी लिखते हैं कि एक जो है ना आज्ञा जी लिखते हैं कि एक बचपन की दोस्त थी जिसका नाम था मालती, और मालती का जो है ना विवाह हो जाता है। और जब वहां पास में आज्ञा जी पहुंचते हैं तो वही जो है ना इतनी चंचल लड़की जो कि विवाह के 2 वर्ष के बाद जो है ना पूरी तरीके से क्या रहती है, तो चुप रहने लगती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। मालती और अतिथि के बीच के मौन, मौन मतलब चुप रहना, मौन को जो है ना मालती का बच्चा सोते सोते रोने रोने से है ना तोड़ता है ना, रोने लगता है, और वह बच्चे को संभालने का कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि एक तीखा जो है ना प्रश्न पूछता है, तो उसका जो है ना उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हंसी से दे देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं हो। वो जो है ना जवाब नहीं दे पाती है। यह जो है ना आचरण उसकी उदासी और उसके बाद उबाहट और यांत्रिक जीवन की यात्रा को प्रकट करती है। कहा जाता है कि जब ये 2 वर्ष के बाद, जब 2 वर्ष विवाह का हो गया उसके बाद ये पूरी तरीके से बदल गई थी, मौन रहती है
और किसी भी प्रश्न का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाती है ना? 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, वह कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाती है ना? इस प्रथम भाग में उसी बात को प्रकट किया गया है, प्रथम भाग में। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन को औपचारिकता पूरी करती प्रतीत होती है। कहा जाता है कि मालती जो है ना, अपने जो है ना विवाह के बाद जो है ना अपने कर्तव्य को पालन करती हुई नज़र आती है ना? पर यानी कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जिसमें उसके नीरस, उदास, यांत्रिक जीवन की ओर संकेत करता है। अतिथि से हुए उसके जो है क्या अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक जो है ना उत्साहीनता और ठंडापन है ना? क्या है? और ठंडापन देखने को मिलता है। उसका व्यवहार व्यवहार उसकी दयनीय मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मनः स्थिति को संश्लेष अंकन में सफल हुआ है। रोज कहानी के दूसरे भाग की अगर बात करें दोस्तों, तो दूसरे भाग में मालती का अंतर यानी कि क्या दिव्य ग्रस्त मानसिक स्थिति, बीती बचपन के स्मृतियों में खोने से एक असंतोष की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है, दूसरे पार्ट में लिखा गया। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। मालती के पति के खाने के बाद दोपहर के 3 बजे और रात के 10 बजे ही भोजन करेगी और यह रोज का काम है ना? मतलब ये है कि मालती भोजन तब करती है जब उसके पति खा लेते हैं। दोपहर में 3 बजे के बाद खाती है और अगर रात की बात करें तो 10 बजे के बाद खाती है, ये रोज का काम है। ठीक है? बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर न आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर के को लौटने और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन की सूचना देता है ना? कहा जाता है, अगर याद रखेंगे कि मालती के पति क्या थे, तो मालती के पति जो थे वो थे डॉक्टर, है ना? क्या थे? डॉक्टर थे, है ना? ये डॉक्टर थे। मालती तभी भोजन करती है जब उसके पति पहले भोजन कर लेते हैं। अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। समय ऐसा लगता है कि मालती को जो है ना समय कट नहीं पा रहा, समय जो है ना काटना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है दोस्तों? इस भाग में मालती महेश्वर, है ना? मालती महेश्वर अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत जो है ना संक्षिप्त संवादों के अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यही लगता है कि लेखक का ध्यान जो है ना बाह्य दृश्य के बजाय अंतर्दृश्य पर अधिक देखने को मिलती। मतलब ये कि लेखक जो लिखते हैं वो बाह्य दृश्य को नहीं, अंतर्दृश्य को जो है ना लिखते हैं। तो याद रखेंगे मालती का पति जो है ना जिसका नाम क्या था, तो महेश्वर, है ना? क्या नाम था? महेश्वर। मालती के पति का नाम था महेश्वर, जो कि एक डॉक्टर थे। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे ढेर रोगियों की टांग काटने या उसके मरने की नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है। ये तीसरे भाग में लिखा गया है ना? कहानी के तीसरे भाग में लिखा गया है ना? ये डॉक्टर थे पेशे से, मालती के पति महेश्वर। ये जो है ना रोगी का जो है ना पैर टांग काटने का काम किया करते थे। जिसका पैर खराब हो जाता है उसके पैर को काटने का कार्य करने का ये महेश्वर का काम था। और आगे का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है। आगे जी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मालती के जीवन और संघर्ष के बारे में बतलाते हैं। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गप-सप करते रहे और चांदनी रात का आनंद लेते रहे, पर मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही, क्योंकि यही उसकी नीति थी, यही उसका काम था। ये जो है ना घर के अंदर ही रही और बर्तन मांजते हुई रही। बच्चे का बार-बार पलंग से नीचे गिर पड़ना और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया मानो पूछती है कि वह बच्चे को सँभाले या बर्तन मले, है ना? यानी कि वो कहना चाहती है बच्चे बार-बार पलंग से नीचे गिर जाता है, तो वो इस तरीके से चिड़चिड़ाती है जैसे लगता है कि वो पूछ रही है कि
वो पूछना चाहती है कि बच्चे को संभाले या बर्तन मले, यह काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है, क्या यही उसकी नीति है। इस अचानक प्रकट होने वाली जीवन इच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौते समझौते का और मालती की जो है ना सहनशीलता का ही। इसमें नारी जीवन के विषम इसमें क्या है तो नारी जीवन की है ना नारी जीवन की विषम स्थितियों का कुशल अंकन हुआ है। इसमें कहा गया कि नारी को जो है ना जो कार्य जो करना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ नारी ही क्यों करती है ना, इस बात को अंकन किया गया है ना। बच्चे की चोटें भी यानी मामूली बात है, क्योंकि वह रोज जो है ना इन चोटों को सहती रहती है। रोज की धौनी कहानी में निरंतर यानी कि वो निरंतर जो है ना क्या होती है गूंजती रहती है। रोज जो है ना ये काम चलता हुआ रहता है, इसीलिए याद रखेंगे इस कहानी का नाम रोज है ना। इस कहानी का नाम रोज क्यों रखा गया, क्योंकि मालती को रोज जो है ना ये कार्य को करना पड़ता था। कहानी का अंत जो है ना कहानी का अंत 11 बजने की घंटा यानी कि ध्वनि से होता है, और तब मालती अरुण स्वर में कहती है 11 बज गए। उसका घंटा गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। कहानी एक जो है ना रोचक मोड़ पर वहां पहुंचती है जहां जहां महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने का आदेश देता है। आम एक अखबार के टुकड़े में लिपटे हैं। जब वह जो है ना अखबार का आम जो है लेकर के आए हैं, जो एक अखबार में लिपटा है, आम धोने का आदेश जो है ना महेश्वर देते हैं, है ना, और लिपटा हुआ है और टुकड़ा देखती है तो उसे पढ़ने में जो है ना तल्लीन हो जाती है। उसके घर में अखबार का भी अभाव है, अखबार भी नहीं आता। वह अखबार के लिए भी तरसती है, इसलिए अखबार का टुकड़ा हाथ में आने पर वह उसने पढ़ने में तल्लीन हो जाती, पढ़ने लगती। यह जो है ना इस बात का सूचक है कि अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकलकर वह उसके आसपास की व्यापक दुनिया से जुड़ना चाहती है ना, क्या होना चाहती, जुड़ना चाहती। जीवन की जड़ता के बीच भी इस उसमें जो है ना कुछ जिज्ञासा बनी है, जो उसकी जी यानी कि क्या जी जी यानी जिज्ञासे जी 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 यानी क्या जिजीविषा विषा की सूचक है। मालती की जिजीविषा के लक्षण कहानी में यदा-कदा प्रकट होते हैं, पर कहानी का मुख्य सवाल चुनौती का नहीं है, बल्कि समझौता और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है। जो उसने मूल्य में उसके पति के प्रति निष्ठा और कर्तव्य जो है ना कर्तव्य परायणता को यानी क्या तो अभिव्यक्त करता है। वह भी परंपरागत सोच की शिकार है, जो कि इसमें महेशो यानी कि क्या मैं इसमें विश्वास करती है कि यह उसके जीवन का सत्य है ना, उसके जीवन का सत्य है। इससे इतर वह जो है ना सोच भी नहीं सकती। जिस प्रकार से समाज के सरोकारों से वह जो है ना कटी हुई है, उसे रोज का अखबार तक सीमित नहीं है, जिससे अपने अपने अबाऊपन जीवन से दो क्षण निकल कर बाहर के दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है उससे जुड़ने का मौका मिल सके। उसे नहीं मिल घर से उसे जो है ना फुर्सत ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं आ पाती, ठीक है, नहीं आ पाती। ऐसी स्थिति में एक आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचते और उसके लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उभरने हेतु जीवन में कुछ जो है ना परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं बचती है ना, कुछ भी उम्मीद नहीं बचती है। तो दोस्तों ये था क्लास 12th का हिंदी चैप्टर नंबर 5 है ना, जिसका नाम है कहानी का रोज। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अब इसी रोज से रिलेटेड वीवीआई जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे है ना, जो कि 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगले वीडियो में लेकर के आने वाले हैं। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको कैसा लगा एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।